खैरथल के किशनगढ़ बास से खबर है। मूसाखेड़ा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद चले लाठी डंडों सहित धारदार हथियार। दोनों ही पक्षों ने किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज करवाया है। थाने में करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झगड़े के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश कूड़ी कर रहे हैं प्रकरण की जांच। तो देखिए, दोनों ही तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। एक वीडियो भी झगड़े का सामने आया है। अब डीएसपी सुरेश कूड़ी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चुनाव परिणाम आने में समय है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के थिंक टैंक्स ने अभी से बागियों और निर्दलियों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है, जो अपने दम पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा टिकट नहीं देने के कारण चुनावी समर में डटे रहे रूठों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। पिछला विधानसभा का चुनाव जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने के लिए और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निर्दलियों की आवश्यकता पड़ी, तब एक एक करके निर्दलीय चुनाव जीतकर गहलोत के 49 नंबर सिविल लाइन्स आवास पर पहुंचने लगे। रात तक तो सभी निर्दलीय चुनाव जीतने वाले 13 विधायक गहलोत से मिल चुके थे और जिससे अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनने और कांग्रेस सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका था। इस बार भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देर किए उन तमाम बागियों और निर्दलियों को साधना शुरू कर दिया है, जो 3 दिसंबर को कुछ करिश्मा करने की गुंजाइश रखते हैं। इन सभी निर्दलियों को अभी से ही मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं के बारे में बात करें तो उनमें शाहपुरा जयपुर से निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल, लूणकरणसर से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, श्रीगंगानगर से कांग्रेस की करुणा चांडक, सादुल शहर में कांग्रेस के बागी ओम विश्नोई, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरीलाल मीणा, पुष्कर से श्री गोपाल बाहिती, सिवाना से सुनील परिहार, टोडा भीम से राघव मीणा, विराटनगर से पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना, मसूदा से वाजिद खान चीता, हनुमानगढ़ से गणेश बंसल, नागौर से पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, बसेड़ी से विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, डूंगरपुर से देवाराम रौत, 84 से महेंद्र बरजौट, जैतारण से पूर्व विधायक दिलीप चौधरी, नौखा से कन्हैया लाल झंवर, छबड़ा से नरेश मीणा, हिंडौन से ब्रजेश जाटव। वहीं इसके अलावा बीजेपी के प्रमुख बागियों की बात करें तो इनमें शाहपुरा से पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल, चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, डीडवाना से पूर्व मंत्री यूनुस खान, सांचौर से जीवाराम चौधरी, खंडेला से पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया, शिव से रविंद्र सिंह भाटी, झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर, किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ताल ठोक रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं में से कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के उम्मीदवार की जीत में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2018 के चुनाव में 29 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर महज 1000 से 5000 वोट का था। इनमें 13 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य 3 निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं 9 सीटें ऐसी भी थी जहां 1000 से कम वोट पर हार जीत हुई थी। ऐसे में जीत सकने वाले बागी नेताओं को पहले से वैचारिक तौर पर साधने का प्रयास अंदर खाने किया जा रहा है। योगेश शर्मा, फर्स्ट न्यूज, जयपुर। और देखिए, विधानसभा चुनाव में बम्पर मतदान के बाद अब निगाह 3 दिसंबर की मतगणना पर टिकी हुई है। लेकिन अब तक के परिणामों को देखें तो निर्दलीय और छोटे दल के प्रत्याशी अरमान तो बड़े लेकर उतरते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद ये टूटते हुए नजर आते हैं। प्रदेश के इतिहास में कई दशकों से अब तक 2 पार्टी व्यवस्थाओं के हिसाब से ही परिणाम सामने आते रहे। निर्दलीय और छोटे दलों को उम्मीद के हिसाब से सफलता नहीं मिलती रही। विधानसभा चुनाव 2018 के आंकड़ों की बात करें, जमानत जब्त कराने वाले नेताओं की संख्या 1839 रही है। इनमें 3 भाजपा और 13 कांग्रेस प्रत्याशी भी शामिल रहे। बाकी जमानत जब्ती नेताओं में छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल रहे। घनश्याम तिवारी ने भाजपा से बगावत करके भारत वाहिनी पार्टी बनाई और सांगानेर से चुनाव लड़े थे, लेकिन जमानत राशि भी नहीं बचा पाए। वहीं वसुंधरा राजे सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र गोयल बगावत के बाद जैतारण से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरह हारे और जमानत राशि भी जब्त हो गयी। पूर्व परिवहन मंत्री रोहिताश्व कुमार को अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया था, लेकिन वह भी जमानत बचा नहीं पाए। वहीं 2013 में राज्य में कुल 2296 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 1843 यानी करीब 80% की जमानत जब्त हो गई। वहीं 2008 में चुनाव लड़ने वाले 2194 प्रत्याशियों में से 1730 यानी कि करीब 79% की जमानत जब्त हो गई थी।
चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करते समय सामान्य वर्ग के प्रत्येक उम्मीदवार को 10,000 रूपए और SC/ST उम्मीदवार को 5,000 रूपए जमानत राशि जमा करवानी होती है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उक्त सीट पर पड़े कुल वोटों का 16.66% वोट नहीं मिलता तो आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विधानसभा सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट डाला और वहां खड़े किसी भी प्रत्याशी को 16,666 से कम वोट मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। विधानसभा चुनाव परिणाम में भले ही निर्दलीय और छोटे दल उतना कमाल नहीं दिखा पाते हैं जिसकी उनको उम्मीद होती है, लेकिन ये भी सच है कि कड़े मुकाबले में इनकी भूमिका कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से पंकज सोनी की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रबंधन के अनुभव से जुड़े सुझाव भी लिए गए, साथ ही साथ कार्य के अनुभव भी बताए गए। भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि मैंने कई राज्यों का चुनावी प्रबंधन देखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रबंधन मजबूत और सुदृढ़ रहा। लेकिन वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम ने सकारात्मक रुख रखते हुए निरंतर कार्य किया है। हम कह सकते हैं कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के पगफेरे ने राजस्थान के चुनावी समर में जान फूंक दी है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा और पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा मौजूद रहे। राजस्थान के जो अभियान है उसके माध्यम से भी राजस्थान के जनता के साथ मिल करके आंदोलन करने का काम किया। फिर परिवर्तन यात्रा वह भी गांव-गांव धानी-धानी पहुंची, उसमें भी खूब सफलता मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई उन सभाओं के माध्यम से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पक्ष में माहौल बन गया और राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी रही। जब चुनाव हुए तो चुनाव के समय सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे काफ़ी भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान देने के लिए उत्सुक थे। ऐतिहासिक मतदान और प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का अपूर्व समर्थन मिला है। जनता चल पड़ी है मोदी जी और भाजपा के साथ। विश्वास है मोदी जी और कमल पर, और यही विश्वास जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग स्वयं अपने साधनों से चलकर निकले, मतदान केंद्र पर आए, भाजपा को वोट दिया और फिर घर पर चले गए। वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा वातावरण, वैसा का वैसा विश्वास अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में मैंने देखा। इलेक्शन एजेंट के मेरे कार्यालय में कतिपय लोगों ने धावा बोला, उसके बाद हम लोग भी पहुंच गए और उन्होंने जो मेरे पर आरोप लगाया था कि यहाँ बहुत नोट मिले, वो बाद में साफ़ हो गया। तलाशी भी ली, हमने खुद ने करवाई और ऐसी कोई बात है नहीं। मैं कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं 7 बार का विधायक हूँ, प्रतिपक्ष का नेता हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आरोप बेबुनियाद निकले और उसका नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशी को उठाना ही पड़ा। बड़ा हुआ प्रतिशत सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध में और मुख्यमंत्री जी की गारंटियों के विरुद्ध में किसी जनता ने विश्वास नहीं किया और ये जब भी मतदान बढ़ा है तब उसका परिणाम ये जनता सत्ता को उखाड़ना चाहती है, इसी को लेकर होता है। वहीं कोरोना के कटु अनुभव के बाद चीन में फैली रहस्यमय बीमारी ने एक बार फिर से भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। चीन में बच्चों में एकाएक बड़े निमोनिया केस को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते राजस्थान का चिकित्सा विभाग भी हरकत में है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला लेवल से लेकर मुख्यालय स्तर पर जरूरी संसाधनों के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। आखिर क्या है केंद्र का अलर्ट और राजस्थान में चिकित्सा विभाग की तैयारियां? देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना का दर्द अभी तक हजारों परिवारों के जहन से निकला भी नहीं है। वहीं एक बार फिर चीन में फैली नई बीमारी से पूरे सिस्टम को हरकत में ला दिया है। दरअसल
उत्तरी चीन के अस्पताल सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों से भरे हुए हैं। हालात ये हैं कि वहां डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अकेले बीजिंग में 7,000 बीमार रोज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने भी देश भर में मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर सर्विलांस बढ़ाने और पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पत्र में दिए निर्देश, सभी राज्यों को तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के निर्देश, सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से समीक्षा के निर्देश, बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाओं और टीकों, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, निजी सुरक्षा उपकरण, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की व्यवस्था के निर्देश। बच्चों और किशोरों में बीमारी के मामलों पर बारीकी से नजर रखें। जिलों से लेकर मुख्यालय तक जांच सैंपलों की पुख्ता मॉनिटरिंग की जाए। केंद्र के पत्र मिलने के साथ ही राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है। खुद विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही जिलों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल यानी 28 नवंबर को वीसी बुलाई गई है। इसके अलावा 29 नवंबर को प्रदेश में तैयारी की मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। अभी हमारे पास जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं भारत सरकार के, उनके यहाँ से एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें ये बताया गया है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चाइना में जो निमोनिया के केसेस बढ़े हैं उसको देखते हुए ये हमने निर्देशित किया गया है, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अपने लेवल पे स्टेट्स और पूरे भारतवर्ष में ये इसके सर्विलेंस की जाए। और इसी सर्विलेंस का नतीजा है कि अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह के केसेस का सर्ज नहीं देखा गया, बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। पर पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ये हमारी तैयारी है राजस्थान सरकार की भी कि कल उसके संदर्भ में एक वीसी रखी गई है जो हमारी ACS हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की, उन्होंने वीसी रखी है और परसों इसके संदर्भ में एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। और ये समय है जब हमारी तैयारियों का जायजा लिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चीन में बढ़ते वायरस को लेकर चिंतित है। हालांकि केंद्र सरकार और राजस्थान का चिकित्सा विभाग एहतियातन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधनों की मॉक ड्रिल के प्रयास शुरू हो गए हैं ताकि हर स्थिति के लिए चिकित्सा तंत्र तैयार रहे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के MRCP ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा है। UK SMS मेडिकल कॉलेज के संयुक्त प्रयासों से PACES प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 4 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। देश भर में सरकारी क्षेत्र में SMS मेडिकल कॉलेज पहला संस्थान है जहां स्किल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये मरीजों और डॉक्टर्स के बीच बेहतर रिलेशन के लिए काफ़ी अहम प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए मरीजों को कैसे फायदा मिलेगा, इसको लेकर कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य प्रतिभागियों से खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश का सबसे बड़ा SMS मेडिकल कॉलेज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इसी कीर्तिमान की कड़ी में एक नया प्रयास शुरू किया गया है। MRCP कोर्स, जो कि देश दुनिया के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोर्स माना जाता है, उसके पाठ्यक्रम के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम SMS मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया, जो कि देश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इस तरह का प्रयास शुरू किया गया। और इसके लिए UK से अलग अलग फैकल्टी जो है उनको यहाँ बुलाई गई है और उनकी निर्देशन में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में संवाद स्थापित किया जा रहा है, उनका स्किल डेवलपमेंट का काम देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरगट्टा। पहले उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SMS एक बार फिर से स्थापित होने जा रहा है। किस तरह का ये इनिशिएटिव है और जो MRCP कोर्स है इसके मायने क्या हैं सर? देखिए, MRCP कोर्स बहुत ही विश्वविख्यात कोर्स है, प्रतिष्ठित कोर्स है और इसके लिए हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र और बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, चिकित्सकगण पहले बाहर जाके इसके डिग्री लेने के लिए जाते थे MRCP की। इससे उनका स्किल डेवलपमेंट होता है और क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित और सर्वमान्य डिग्री है तो इस डिग्री को लेने के बाद हमारे डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी जो है स्टूडेंट्स की, उनका क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं। साथ ही वो ऐसी डिग्री लेने के बाद जब वापस हमारे देश में आते हैं तो यहाँ की जो रोगियों को देखने का, संचार स्थापित करने का जो तरीका है
उनको कैसे एग्जामिन करना है, उनको किस तरह से क्लिनिकल मेथड्स उनके कैसे रहते हैं, तो वो उस सब में स्किल डेवलपमेंट होता है। और MRCP डिग्री लेने के बाद उनमें विश्वास बढ़ता है। साथ ही यहाँ पर जो पेशेंट्स की देखने की तरीका है उसमें हमारी बढ़ोतरी होती है। सर, ये भी सुना जा रहा है कि एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू करने का प्रयास है कि UK से और SMS जो स्टूडेंट हैं आपस में जाए, वहाँ के मरीजों को देखें, वहाँ के पैरामीटर देखें, किस तरह का हमारा ट्रीटमेंट होता है, उसको लेकर प्रयास है। जी, ये हमारे प्रयास पिछले 1.5 साल से शुरू हैं और इसके तहत मैं हमारे जो एलुमनस रहे हैं यहाँ के SMS के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। UK में हमारे कुछ एलुमनस ने हमें मदद की है, जिसमें डॉक्टर रंजना गर्ग और जो हमारे यहाँ पर एग्जामिनर्स आए हैं, जो सारे एग्जामिनर UK से आए हुए हैं। डॉक्टर गर्ग मैडम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम, SMS से जुड़े हुए हैं शुरू से और अब यहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग देने हैं, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई फील लाइक आई एम गिविंग बैक टू माई कॉलेज बिकॉज माई कॉलेज गिव मी द एजुकेशन एंड आई एम व्हाट आई एम बिकॉज कॉलेज वॉज देयर टू हेल्प मी बिकम व्हाट आई एम। सो इट्स वेरी नाइस फीलिंग। मोनिश ग्रोवर जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को। सर, कितने स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेंगे, कितने दिन की ट्रेनिंग चलेगी, इस ट्रेनिंग के बाद आगे इसी तरह की ट्रेनिंग और बढ़े, और साथ में SMS मेडिकल कॉलेज जो है, जो लगातार इन कह सकते हैं प्रशिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ रहा है, उस दृष्टि में और क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे? सबसे अच्छी बात ये रहेगी राजस्थान सरकार की मदद से और हमारे प्रिंसिपल बगरेटा सर का जो विज़न रहा, उसकी वजह से कोर्स एक चालू हो पाया जो पिछले 1 साल की मेहनत थी। 10 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको कि 100 से ज़्यादा पेशेंट्स पे 4 एग्जामिनर जो UK ट्रेंड है वो आके पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन और क्लिनिकल स्किल्स दोनों डेवलप हो पाएंगी यहाँ के स्टूडेंट्स को। तो ये थे हमारे साथ मोनिश ग्रोवर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, साथ में इसके उद्देश्य और साथ में इसके कितने भावी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे उस पर डिस्कशन की उम्मीद यही है कि जो कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इसके जो उद्देश्य हैं उसको ये धरातल पर उतार पाएगा। कैमरा पर्सन ननित के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने टोंक में के पीपलू को लेकर थाना इलाके में बजरी खनन को लेकर 27 जून की रात हुई युवक शंकर की हत्या के मामले में 5 आरोपियों, जिसमें सुरेश कुमार, रविंद्र सिंह, सतवीर सिंह, राकेश कुमार और महेंद्र सिंह की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक की मौत से ठीक पहले 11 चोटें लगी थी, जिससे ये साबित है कि ये जघन्य प्रकृति का अपराध है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। आरोपियों की ओर से कहा गया कि 27 जून की घटना को लेकर 29 जून को FIR दर्ज कराई गई। नया जिला बनाने के बाद उसके रिक्त पदों को पूर्व में जिले में दिखाकर शिक्षकों को पद स्थापित नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी खैरथल तिजारा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जब इस जिले में शिक्षक पद रिक्त हैं तो उन्हें अलवर जिले में क्यों दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 17 जून को आदेश जारी कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय में पदस्थापन के लिए विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों से आवेदन मांगे थे। विभाग ने परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से विकल्प मांगे, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने खैरथल तिजारा को वरीयता दी। खैरथल तिजारा जिले में पद रिक्त चल रहे हैं और काउंसलिंग के समय ये नया जिला भी बन गया था। इसके बावजूद विभाग ने शाला दर्पण पर खैरथल तिजारा जिले के शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को अलवर में दर्शा दिया, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को खैरथल तिजारा जिला आवंटित नहीं हुआ। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने सोमवार को निरीक्षण दौरे के तहत जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन के बीच विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया और प्रमुख स्टेशंस पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने DRM पंकज कुमार सिंह और प्रमुख अधिकारियों से जोधपुर मंडल पर चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक भी की और संबंधित विभागों को निर्धारित समय के अनुसार उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक बनने के बाद पहली बार जोधपुर आए अमिताभ ने 1 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेलवे स्टेशन के हाल ही में प्रारंभ हुए पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया और दूसरे प्रवेश द्वार पर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता जांची और उनके उन्नयन के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने दूसरे प्रवेश द्वार के पास स्थित नगर निगम का डंपिंग स्टेशन देखा और उसे हटाने के लिए मंडल प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी ली।
वहीं लोक कला और संस्कृति के अनूठे रंगों की एक यादगार सौगात देकर पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ है। इस मौके पर दूरदराज से मेले में पहुंचे करीब 2.5 लाख से ज्यादा महिला पुरुषों ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ कमाया। माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा ने इस पवित्र सरोवर के बीच माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के दौरान धरती पर 33 कोटि देवी देवता मौजूद रहे। तभी से ही इस दिन इन 5 दिनों का खासा महत्व माना जाता है और इस 5 दिनों में पवित्र सरोवर में स्नान करने पर 5 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए इसे पंच तीर्थ स्नान भी कहा जाता है। हर वर्ष कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तीर्थराज पुष्कर में हर साल धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता रहा है। किसी भी तरह की कोई शिकायत या परेशानी लोगों को नहीं हुई और आज समापन में हर व्यक्ति ने अपना एक तरह से खुशी जाहिर करी है और जो पुलिस का, प्रशासन का, पशुपालन विभाग का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का, हमारी नगर पालिका का, हर किसी का सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। हमारे लिए इस बार पुष्कर मेला बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारा इलेक्शन था जो कि एक तरह से लोकतंत्र का महापर्व है और ये पुष्कर मेला हमारे पुष्कर का महापर्व था। तो इन दोनों महापर्वों का जो संयोग रहा वो अपने आप में अविस्मरणीय रहा, बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा और मैं सभी को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला है उसका समापन हुआ है। मैं समस्त पुष्कर निवासियों को, पुरोहित संघ को और जो हमारे विभिन्न एजेंसियाँ जो पुष्कर मेले को संपन्न करवाने में लगी हुई थी उनके योगदान के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चुनाव के दौरान बहुत ही पीसफुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन्होंने पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया है और सभी एजेंसियों ने और विशेष रूप से पुरोहित संघ और पुष्कर निवासियों ने जो पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।